दोस्तों एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। पहली में जो वीडियो थी हम प्रो कबड्डी खिलाड़ी हर्षवर्धन जी से आपकी बात कराई थी, और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है महिला, उनसे मैं आपकी जो है बात कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में ध्यान से देखना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे सामने जो है पल्लवी कुकरेती मैम जुड़ चुकी हैं और आज यही आपको बताएंगे अपने बारे में। मैम आपका नाम क्या है और आपके जो मेडल्स रहे हैं और बहुत सारे आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं और हरिद्वार जिले की क्या पूरे उत्तराखंड की शान हैं आप। तो आप अपने बारे में मेरे जितने भी यूट्यूब के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बताइए। सबसे पहले तो सूरज सर मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हम जैसे खिलाड़ियों को समाज के सामने रखने का कार्य किया है। तो दोस्तों मेरा नाम पल्लवी कुकरेती है और मैं रस्साकस्सी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैं 2 बार इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें कि अभी 2019 में नेपाल में हम लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं इसमें महिला टीम की कप्तान भी रही हूँ और मेरा जो खेल सफ़र है वो लगभग 19 और 20 साल का रहा है। वर्तमान में मैं एक शारीरिक शिक्षक हूँ। यहीं रुड़की में ग्रीनवे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ मैं 5 साल से शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण दे रही हूँ। बाकी दोस्तों हमेशा मैं लगी रहती हूँ। आपको पता ही है कि समाज में जो महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा और महिलाओं को जो आगे ना लाने का मेन कारण है वो ये है कि महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो मुझसे प्रेरित होकर आगे आएँ और समाज का नाम रोशन करें। तो मैडम जी जैसे ये तो आपकी, चलिए आपने बताया है अपने बारे में, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप हर टाइम एक्टिव रहते हो, जब आपने पिछले चुनाव में कुंवर सिंह चैंपियन जी के साथ जहाँ पे विधानसभा चुनाव था, उसमें आप अपना जो है महिला एक सबसे मतलब कि जब मैंने देखा था कि पूरी पब्लिसिटी आपकी हो रही थी, एक बहुत इस एरिया के जिसको बब्बर शेर कहा जाता है चैंपियन जी को, उनके सामने आप खड़े हुए और खासकर महिला खड़ी हुई, तो आपको कैसा लगा उस टाइम? देखिए मैं आपको अपना इस चीज़ का अनुभव बताना चाहती हूँ। हम 2006 से संघर्षरत हैं, क्योंकि आपने भी बीपीएड किया हुआ है, मैंने भी बीपीएड किया हुआ है। तो हम शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं निकल रही थी उत्तराखंड में, तो हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। मैं कई बार अरेस्ट भी हुई हूँ, खिलाड़ियों के लिए मैं लड़ती रहती हूँ। तो वहीं पे मैं परेड ग्राउंड में जब धरना दे रही थी तो वहाँ पर एक कर्नल बलबीर सिंह परमार हैं जो कि सैनिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनका ध्यान मेरी तरफ गया। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही एक्टिव लड़की है, समाज के लिए लड़ती है, समाज के हितों के लिए लड़ती है। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नंबर मांगा और पर्सनली मेरे घर आके ये सजेशन दिया कि बच्चों, आजकल जो बच्चे हैं वो केवल नौकरी तक सीमित रह गए हैं। आप लोगों के अंदर इतना टैलेंट है कि केंद्र सरकार से इतनी योजनाएं आती हैं जो कि ठंडे बस्ते में बंद है कहीं ना कहीं, और जिससे कि सबसे ग्राम की छोटी इकाई, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, वे अशिक्षित होने के कारण वो जो योजनाएं आ रही वो ठंडे बस्ते में बंद की बंद रह जाती हैं। और आप लोग पढ़े लिखे हो, आप समाज से जुड़े, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों को सब कुछ पता है। तो आप क्यों नहीं चुनावी मैदान में कदम रखते? क्योंकि अगर आज आप आगे आओगी तो आपसे प्रेरित होकर क्या पता युवा वर्ग आगे आए, वो नौकरी तक ही सीमित ना रहे। तो उनकी ये बात मेरे दिल में घर कर गई। तो हालांकि मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ा, ये मेरे लिए पहला अनुभव था। पर कहते हैं ना, खिलाड़ी तो वही है जो चैलेंज एक्सेप्ट करे। मैंने सोचा ठीक है, जब ये कुछ सोच के कर्नल साहब ने मुझे ये टिकट दिया है विधायकी के लिए, तो मैं इसे ज़रूर फाइट करूँगी। अब जब हमारे ग्रामवासियों की एक मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि आपके ग्राम से एक लड़की को हम जो विधायक का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो क्या आप लोग चाहते हैं? तो ग्रामवासियों ने हाथ खड़े करे। इतने में मीडिया ने जो है न्यूज़ में निकाल दिया। अब क्या था, जब न्यूज़ में निकल ही गया, अब मैं तो खिलाड़ी हूँ, अब उबाल तो हर खिलाड़ी के अंदर होता ही है। अब सबने मुझे कहा आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 बार से विधायक रह चुके हैं और वो भी एक खिलाड़ी हैं। तो मैंने कहा मज़ा तो तभी है जब खिलाड़ी के साथ टक्कर ली जाए। अब शेर से शेर ही तो टक्कर लेगा, एक खिलाड़ी खिलाड़ी के साथ टक्कर लेगा। और मेरा ये था कि देखो स्पोर्ट्स में ऐसा था, हार और जीत 2 चीज़ें होती है। हम जीते तो बढ़िया, हारे तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ सीख के जाएंगे। तो अपना यही उद्देश्य था कि हम कदम तो जरूर रखेंगे, और जीत गए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं जीते तो अनुभव लेंगे, आगे के लिए प्रयास करेंगे। तो चैंपियन सर जो हैं हमारे अभी क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट भी करते हैं। और कई बार वो हमारे बीपीएड जो संगठन वाले हैं उनके साथ आए, उन्होंने हमारे लिए लेटर भी दिए
तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है खेल मंत्री बने। हम खुद चाहते हैं कि खेल से जुड़ा व्यक्ति खेल मंत्री बने। तो मैडम जैसे ये तो आपका चुनाव का दौर था, तो जैसे चैंपियन जी से वैसे मेरा भी बहुत अच्छा परिचय है, आपका भी बहुत अच्छा है, वैसे तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा उनका जो है तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। पर मैं यही कहूँगा कि देखिए सरकार से भी मेरा निवेदन है कि उनको या तो उप मुख्यमंत्री या खेल मंत्री बनाना चाहिए, जिससे जो है जो इधर के जितने भी बच्चे हैं वो आगे निकले, जितनी उत्तराखंड में सुविधाएं हैं वो सुविधा उपलब्ध हों, हर जिले में 3-4 स्टेडियम हो, बच्चों को हर चीज़ हर गेम की सुविधा हो। पर मैम मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप बीपीएड का जब आपका संगठन होता है, आप लोग जो है काफ़ी लड़ाई भी लड़ते हो, देहरादून जाते हो, तो इतने सारे जो बीपीएड के हैं, मैं भी एक बीपीएड शिक्षक हूँ, मैं भी उसमें गया हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैडम जब आप वहाँ जाते हो तो क्या सरकार आपकी मदद करती है या नहीं करती है? अभी तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ। देखिए 2006 से तो अगर मैं एक साधारण भाषा में कहूँ तो जो कहते हैं ना एक बच्चे को लॉलीपॉप दी जाती है, वो ही दी जा रही है अभी तक। और हम कितनी बार लड़ चुके हैं, कई चैनलों के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचा चुकी हूं कि हर चीज़ के लिए एक समय सीमा होती है। भाई 40-45 एज उन्होंने कर रखी है। अब इतने साल से जो बेचारे बेरोजगार हैं वो आयु सीमा को पार कर चुके हैं। फिर ऐसी डिग्री का फ़ायदा ये क्या है जब हम नौकरी के लायक ना रहें। हर कोई व्यक्ति यही सोच के आगे बढ़ता है कि भाई मैंने ये डिग्री ली है, मैं नौकरी करूँगा। मैं एक तरफ तो सरकार फिट इंडिया की मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ सरकार ये चाहती कि हर कोई स्वस्थ रहे, लेकिन हम बार बार सरकार से यही पूछना चाहती कि स्वस्थ व्यक्ति कैसे रहेगा जब उनको स्वस्थ रखने के लिए कोई प्रशिक्षक ही नहीं होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब तक प्राइमरी स्तर से शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी तब तक देश में ना तो फिट इंडिया का कोई महत्व है, ना ही खेलो इंडिया का कोई महत्व है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं दूसरे राज्यों की बात ना करते हुए सिर्फ अपने राज्य की बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, मेरा अनुभव 19-20 साल का हो चुका है। मैंने देखा उत्तराखंड के अलावा अन्य स्टेट बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं बच्चों को। हमारे यहाँ तो सिर्फ न्यूज़ पेपर्स में मैंने पढ़ा है, हाँ नेशनल प्लेयर को इंटरनेशनल प्लेयर को बस में छूट मिलेगी, उनको ये मिलेगा, उनको वो मिलेगा, लेकिन आज तक ऐसी कोई सुविधा किसी को मिली नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो वो कागज़ों में दिखाते हैं वो रियलिटी में करें। और शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति अगर वो प्राइमरी स्तर से नहीं कर पा रहे, पर हर जूनियर स्कूल से उन्हें जरूर एक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए। तो मैम मैं एक चीज़ भी कहना चाहूँगा, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कर रहे हो, मैं भी देखता रहता हूँ आपको पूरे दिन जो है प्रमोट करते रहते हो, जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं या वो छोटे छोटे बच्चे हैं चाहे वो लड़कियाँ हैं। तो मैडम मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कर रहे हो। कई बार आप जो है गिरफ्तार भी हुई इन मंत्री के काफिले के साथ भी, उनको बिल्कुल प्रदर्शन करने के उसमें। तो मैडम आपको उस टाइम क्या महसूस किया था जब आपने प्रदर्शन किया था? हमें ऐसा लगा जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि शायद हमारी ये लड़ाई जो है एक हमें अच्छी लड़ाई लड़ी जाएगी और इससे हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन कई बार अरेस्ट होने के बाद हमें जब अंदर सचिवालय ले जाए जाते हैं, कई बार हमारी मुख्यमंत्री जी से भी, पिछली बार हरीश रावत जी थे जब सत्ता में, उनसे भी हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने भी कहा ठीक है हम आप लोगों का दर्द समझ रहे हैं और हम इस पर पक्का कार्य करेंगे। उसके बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए हैं, वर्तमान में हमारे सीएम हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है हम काम। कई बार हम अरविंद पांडे जी जो वर्तमान खेल मंत्री हैं हमारे उत्तराखंड के, उनसे भी मिले हैं, उन्होंने भी कहा हम इस पे कार्य करेंगे। परंतु अभी तक ऐसा कोई भी धरातल पे कार्य नहीं हो रहा है, केवल जो है पेपर वर्क हो रहा है और वर्बली मुंह से बोला जा रहा है। लेकिन ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो है बेरोजगार बहुत उग्र हो चुका है और वो इस तरीके का कदम उठाएगा कि सरकार को फिर मजबूर होकर उनकी बात को सुनना पड़ेगा। और हम चाहते नहीं हैं कि सारे खिलाड़ी और सारे शारीरिक शिक्षक मैदान में उतरें और सरकार को परेशान करें। तो मैडम जैसे और स्टेट में देखा जाए, हमारे बराबर में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और भी बहुत सारे स्टेट हैं, उनके यहाँ पे जो है खेल नीति बनाई हुई है। 2010 के बाद हमारे जो स्टेट में है उत्तराखंड में कोई भी जो है वैकेंसी नहीं निकली स्पोर्ट पर्सन के लिए, ना कोई सुविधा है। तो क्या खेल नीति सरकार को लानी चाहिए? देखिए खेल नीति तो बिल्कुल, जब हम किसी बात को डिक्लेयर कर रहे हैं, हम जब दूसरे ये बोल रहे हैं कि हाँ हमें ये लागू कराना चाहिए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने चाहिए। मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ, कई बार, कि सबसे ज़्यादा टैलेंट गाँव में होता है। गांव का बच्चे के अंदर जो है वो एक ऐसी ऊर्जा होती है, वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसका खान पीन सब कुछ जो है वो नेचुरल है ना। तो उस बच्चे के अंदर इतनी ताकत है, लेकिन क्या उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वीडियो बना के, क्योंकि हम लोग खेल प्रेमी हैं और हमारे अंदर है कि खेल को हमें जिंदा रखना है, तो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे हाथ में वो पावर नहीं है ना
कि हम उस चीज़ को लागू कर सकें। पावर जिनके हाथ में सरकार ने दे रखी है उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेल मंत्री जो थे, खेल से जुड़े हुए व्यक्ति को बनाया था, इसी तरीके से स्टेट में भी खेल से जुड़े हुए व्यक्ति को ही खेल मंत्री बनाए, क्योंकि एक खिलाड़ी ही खेल के दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है और उसे सब कुछ पता भी होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं, और तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। तो मैडम, जब आपने स्टार्ट किया था, आप जब गेम में आए, आप टग ऑफ वार में अच्छे अचीवमेंट्स किए, मेडल्स लेके आए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी, तो सबसे पहले जब आपने स्टार्ट किया था वो एज क्या थी आपकी खेलने की? क्योंकि आपने टग ऑफ वार ही क्यों चुना है, और भी गेम्स है, वो क्यों नहीं चुने आपने? देखिए, जो मेरी शुरुआत हुई है खेल की, वो मैं सेकंड क्लास से हुई है, और मेरी जो स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से रही है। तो सेकंड क्लास में जब हमारा गेम्स का पीरियड हुआ करता था, तो उस टाइम हमारे जो कोच थे, हमारे पीईटी थे, वो वीके राठी जी थे। वीके राठी जी आज ऐसे शख्सियत हैं, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो उनके बारे में ना जानता हो। राष्ट्रपति अवार्ड से वे सम्मानित हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं। तो आज जो भी मैं कुछ हूँ, खेल से मैं आगे बढ़ी हूँ या खेल से जुड़ी हुई मैंने शिक्षा ली है, वो वीके राठी जी द्वारा ही है। और सर्वप्रथम जो मेरा खेल था वो एथलेटिक्स था। केवी में हम लोग जो थे क्लस्टर खेलते थे, रीजनल खेलते थे, जोनल खेलते थे, तो हम लोग एथलेटिक्स में थे। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल में रहकर मैंने गेम सभी खेले हैं, जैसे कि वॉलीबॉल, कबड्डी। एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है कि वो सभी गेम खेल लेता है लगभग। उसके बाद जब मैं स्कूल से निकली तो मेरी जो है वो मैंने 10th तक वहाँ से केवी से पास आउट करने के बाद जो है मैं मेथोडिस्ट स्कूल से, मेरा 11th-12th है, तो वहाँ पर फिर खेल का इतना स्कोप नहीं था। तो हम यहाँ से जो है भादराबाद में, अभी भादराबाद में GSS स्पोर्ट्स सेंटर है, तो वहाँ के जो कोच थे RK शर्मा जी, स्वर्गीय, अभी उनका देहांत हो चुका है, तो उनके अंडर में हम लोगों ने टग ऑफ वार शुरू किया। मैंने देखा बड़ा अच्छा गेम है, पावरफुल गेम है। और जब हम खेलने गए तो शुरुआत में हमें लगा कि ऐसा ही होगा, रस्सा पकड़ा और खींच दिया, लेकिन नहीं। जब हमने खेला तो हमने देखा कि टग ऑफ वार प्लेयर बनने के लिए आपको एक अच्छा एथलीट होना चाहिए, एक अच्छा बॉडी बिल्डर होना चाहिए, एक अच्छा रेसलर होना चाहिए। मतलब उसमें हर चीज़, आपकी ग्रिप, स्टैमिना और पावर, सब कुछ होनी चाहिए। और जब फिर मैं धीरे धीरे खेलती रही तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और इसी में मैंने अपना आगे करियर बनाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 2 बार इंटरनेशनल हो चुका है, और अब की बार 2019 में मेरा इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है। तो मैडम, जब आपने स्टार्ट किया था, ये तो आपने बता ही दिया है, तो सर्वप्रथम आपके जो गुरु थे, जिन्होंने आपको गेम में आपको लेके आए, उन्होंने आपको चीज़ें सिखाई, तो आप हमें उनके बारे में बताइए कि उन्होंने क्या क्या सिखाई। इतने उन्होंने प्लेयर दिए हैं राठी जी ने हमारे, तो उन्होंने कितनी मेहनत की है बच्चों के ऊपर, वो तो दिखता ही है कि राष्ट्रपति अवार्ड एकदम ही नहीं मिल पाता, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो किस तरह से उन्होंने ये चीज़ें का अचीवमेंट्स किया, तो अपने आप गुरु के बारे में भी मुझे बताइए, और जिस तरह से आपकी बचपन रहा है वो भी बताइए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि राठी सर जो हैं, हमने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है गेम्स में, और उनका हर एक डिसिप्लिन वो आज तक हमारे अंदर जो है वो रमा हुआ है। हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, और आज जो मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ वो उनसे जो मैंने सीखा है वही मैं उनको ज्ञान दे रही हूँ। राठी सर मेनली जो है वो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, और बास्केटबॉल में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को प्रतिभाग कराया है। तो मैं इतना ही जानती हूँ उनके बारे में, और जो मैंने सीखा वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैडम जी, ये तो आप लोगों ने हमें बता ही दिया है। इसके अलावा आपकी जो स्टार्टिंग जब आपने की थी, आपके बाद और भी प्लेयर निकल के आए हैं टग ऑफ वार में, तो कैसा आपको महसूस हुआ जब आप अंतर्राष्ट्रीय पे खेल के आए, दूसरे देशों में आप खेले, तो आपको कैसा महसूस दिया वहाँ पे जाके? देखिए, क्योंकि मैं तो खेल से जुड़ी व्यक्ति हूँ, तो हम लोगों को तो अच्छा लगता है बाहर जाना, लेकिन जब हम दूसरे स्टेट्स में जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं, जब हम वहाँ की सुविधाएं देखते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे स्टेट में हमें ये सुविधाएं नहीं मिलती और दूसरे स्टेट में खिलाड़ियों को इतनी सुविधाएं मिलती है। तो इसीलिए मैं बार बार चैनल्स के माध्यम से सरकार तक यही बात पहुंचाती हूं कि हमारे उत्तराखंड राज्यों में भी खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए जो अदर स्टेट्स में उन्हें मिलती हैं। तो मैडम, आपकी हॉबीज़ क्या क्या रही हैं?
मेरी हॉबीज़, मेरे को तो देखिए आपको पता ही है, मेरा स्पोर्ट्स तो मेरे खून में है ही। साथ ही मुझे डांस करने का बहुत शौक है और एक्टिंग करने का मुझे बहुत शौक है, पेंटिंग बनाने का, यहाँ तक कि मुझे लिखने का, कविताएं लिखने का। मोस्टली मुझे सभी लोग कहते हैं कि मतलब तुम ऑलराउंडर हो, तो शायद ईश्वर ने मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी कलाएं सारी ही डाल रखी है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका मुझे शौक नहीं। तो मैम सबसे पहले आपका जो फेवरेट हीरो है वो कौन है? मेरा फेवरेट हीरो, मुझे हीरोज़ तो कोई पसंद नहीं आते फिर भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आइडल जो समाज के लिए बाहर निकल के आ रहा हो, तो हमें उस व्यक्ति को जो है पसंद करना चाहिए। तो हीरोज़ को तो क्या है कि मैं देख लेती हूँ नॉर्मली। वैसे मेरे को अक्षय कुमार और सनी देओल अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जिससे कि युवाओं को अच्छा लगे और प्रेरित भी हो। और मैम आपकी हीरोइन कौन है फेवरेट? हीरोइन में मेरे को जो है सुष्मिता सेन अच्छी लगती है। और मैम जैसे देखा जाए कि सभी की पसंद होती है, वैसे जो भी किसी का गेम्स हो, इसके अलावा आप और गेम्स में जैसे आप क्रिकेट को ले लीजिए, वॉलीबॉल या आपको टग ऑफ वार, ये बहुत होते हैं, तो आपके जो आइडियल प्लेयर हैं वो कौन है? मेरी जो आइडियल प्लेयर है सबसे अच्छी, वो मेरे को मैरी कॉम बॉक्सिंग की, वो जो हैं वो मेरी आइडल हैं। और उसके साथ जो IPS ऑफिसर रही हैं किरण बेदी जी, मैं उन्हें बचपन से अपना आइडल मानती भी आ रही हूँ। तो मैडम जैसे आप लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस चल रहा है और इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, तो मेरा मानना तो ये है कि योगा और जितनी भी एक्टिविटी है वो करनी चाहिए। सभी को जो है एक्टिविटी करनी चाहिए पूरे भारत में, कोई ऐसा व्यक्ति ना बचे जो स्पोर्ट एक्टिविटी ना करे। तो मैडम मैं आपके माध्यम से भी जानना चाहता हूँ कि आपकी इसमें क्या राय है? बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस जो है कि बहुत ही भयंकर रूप से पूरे विश्व में फैल चुका है, और इसमें जो सबसे मेन है, जिन लोगों को इस महामारी से लड़ने की ताकत आएगी, वो उन्हीं लोगों को जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। अब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है हमें कि एक तो हमको बॉइल्ड पानी पीना है, और कम से कम 11 से 12 गिलास हमें पर डे पानी पीना है। और जैसे योग हो गया या कोई भी हम इस तरीके की एक्टिविटी, क्योंकि घर से बाहर तो जाना ही नहीं, लॉकडाउन है, तो घर में ही ऐसी हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, हम लोग भी वीडियोस बना के बच्चों को भेज रहे हैं। कभी हम, अगर हमने ज़्यादा ना देखा तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई बैम्बू पड़ा है, हमने उससे बैम्बू से एक्सरसाइज करके दिखा दी। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारा शरीर जो है फिट रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी फिट रहता है। हमें ज़्यादातर एक चीज़ और है, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक है। और दूसरा ये भी है कि मम्मी पापा से जो है जिद नहीं करनी कि मम्मी आज चाउमीन बना दो, आज बर्गर बना दो, क्योंकि इन चीज़ों में मैदा होता है और मैदा जो है शरीर में जाकर हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसे ख़राब कर देता है। तो ऐसा भोजन हमें लेना है जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। हमें फ्रूट्स, ये चीज़ें, हरी सब्जियाँ, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, और जूस वगैरह पीते रहना। तो जैसे मैम अभी बहुत से लोगों को रस्साकसी गेम के बारे में पता भी नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि रस्साकसी गेम है क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि अभी तक वास्तव में लोगों को ये नहीं पता है कि टग ऑफ वार क्या है। और टग ऑफ वार तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में रस्साकसी। ये शिवकालीन प्राचीन गेम है, समुद्र मंथन से निकला हुआ है। जैसे कि आपको पता ही है कि समुद्र मंथन हुआ था, एक तरफ दानव थे, एक तरफ देव थे, तो वहाँ से ये गेम निकला हुआ है। और आज 76 देशों में ये खेल जो है खेला जा रहा है, पहले ओलंपिक में भी था। और हमारा जो उद्देश्य था आज ये जोन 3 में एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये अपने स्टेट में कराने का, कि इस गेम के बारे में समाज को पता चले और उन्हें पता चले कि ये गेम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, और इससे बच्चों को बहुत सारे बेनिफिट्स। तो मैं आपसे मैडम एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे माता पिता पेरेंट्स जो हैं बच्चों को क्या करते हैं कि खेलने मत जाओ, कुछ नहीं है, खेल के कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें सब बेकार की चीज़ें हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि जैसे आप देख सकते हो, बहुत से हमारे सानिया मिर्जा होगी, सानिया नेहवाल होगी, नीरज चोपड़ा हो गया, बहुत से ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो कि ये मान लीजिए कि उनका एक फ्यूचर बन चुका है स्पोर्ट्स में। तो कुछ ऐसे होते हैं माता पिता की बच्चों को जो है खेलने के लिए नहीं भेजते, और अब जैसे कोरोना वायरस आ चुका है, स्टेमिना बढ़ाना है, तो सिर्फ एक स्पोर्ट पर्सन का ही स्टेमिना जो है ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो मैडम मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये, कि ये आज वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अपने बच्चों को खेलने नहीं जाने देते हैं। उनका यही रहता है कि खेल के जो है, एक कहावत है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो ये जो एक सोच बनी हुई है ना, मानसिकता जो है, ये बहुत ही हमारे समाज की गलत है।
आपने इतने खिलाड़ियों का, प्रसिद्ध खिलाड़ियों का अभी बताया कि ये लोग अच्छे अपने खेलों का अच्छा प्रदर्शन कर कर आगे बढ़े हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी माता पिता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों को कभी भी डीमोटिवेट ना करें, उन्हें हमेशा मोटिवेट करें कि अगर उनका लगाव किसी खेल से है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब तक बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, वो मानसिक रूप से कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। बच्चे को एक खेल जरूर खेलना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, है ना। और माता पिता को उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। पढ़ाई एक अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है, और उसे कभी भी इस तरीके के तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें कि खेल की तरह जीवन खराब हो जाएगा, खेलने से कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अगर अपने बच्चे को एक अच्छी एकेडमी में डाल रहे हैं, एक अच्छा कोच प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और सरकार को भी इस रूप से ध्यान देना है कि वो इन बच्चों के लिए सोचे और ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए ताकि माँ बाप के दिमाग में ये जो गलत भावनाएं हैं ये निकल जाएं। तो मैम, इसके अलावा आप जो है गर्ल्स को क्या संदेश देना चाहोगे कि गर्ल्स जो है स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेट करती हैं? आप चाहे वो क्रिकेट ले लीजिए, चाहे वो हॉकी ले लीजिए, कोई सा भी गेम ले लीजिए, हमारी जो गर्ल्स हैं, जो कि आज महिला शक्तिकरण है, जो कि पूरे देश में आज हमारा जो एक डंका बजता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि महिला सशक्तिकरण का जो डंका बज रहा है पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को, सभी बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, सबसे पहले अपने दिल से डर हटा दें। और वो डर कब हटता है? जब हम खिलाड़ी बनते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी में और एक नॉर्मल इंसान में बहुत फ़र्क होता है। वो फ़र्क कैसे होता है कि खेल में आने से व्यक्ति का जो है वो डर खुल जाता है। तो हर माँ बाप को अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में या इस तरीके की एक्टिविटीज़ में आगे लाना चाहिए, जिससे कि उनका सबसे पहले डर खुले। जैसे समाज में होने वाली इतनी घटनाएं हैं, बच्चियों के साथ छेड़खानियाँ हो रही हैं या दुष्कर्म हो रहे हैं, उनसे उनके अंदर एक मुकाबला करने की ताकत आए। और अब जैसे कोई लड़की नॉर्मल जा रही है, जेपी में जा रही है, तो जो क्रिमिनल लोग होते हैं जो इस तरीके की वारदात करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं कि कोई ऐसा बच्ची मिले और हम इसे छेड़ें, तो बच्ची के अंदर जब एक्टिवनेस होगी तो सामने वाला देख के छेड़ता है ना, उसे दिखाई देगा और वो मुकाबला भी करेगी। तो मैं यही बच्चियों से कहना चाहती हूँ कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आगे आओ, और जितने भी ये क्या बोलते हैं आत्म सुरक्षा के गुर हैं, इन्हें सीखो और आगे बढ़ो। डरना नहीं है, महिला सशक्तिकरण है, था और हमेशा रहेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि चुनाव में आने का मेरा एक ही उद्देश्य था, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ा है वहाँ पर 13 कैंडिडेट से चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं अकेली महिला थी और सबसे कम उम्र की महिला थी और सबसे ज़्यादा एजुकेशन की महिला थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग भी कर चुकी थी। तो मेरा जो मेन उद्देश्य था वो युवाओं को प्रेरित करना था। महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा, महिला रोजगार, यही मेरे 3-4 जो विशेष मुद्दे थे, इन्हें लेके मैं समाज में उतरना चाह रही थी। लेकिन चलो खैर, ये तो वक्त की बात है। हमेशा जो है जीत हासिल नहीं होती, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। तो मैम, क्या युवाओं को, स्पोर्ट पर्सन को चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। जब एक व्यक्ति जिस पर किसी भी तरीके का कोई टैलेंट नहीं है और वो चाहता है कि वो मैदान में उतरे, समाज को चलाए, लेकिन क्या है ना कि एक पद पे बैठने के बाद अगर उसने अपने पद से जुड़ी हुई जितनी भी उसको योजनाएं मिली, उसका लाभ अगर समाज तक नहीं पहुंचाया, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और आजकल पढ़े लिखे का ज़माना है, जागरूक जनता है, तो हमारे को अगर किसी भी तरीके का, देखिए ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, तो अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान है तो हमें उस ज्ञान को बांटना चाहिए। और युवा पीढ़ी आज देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको आगे आना चाहिए, नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। नौकरी करना ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो चुनाव ज़रूर लड़ना चाहिए और ज़रूर लड़ना चाहिए। तो मैम, जैसे आप टगोवाल एसोसिएशन की सेक्रेटरी भी हैं हाल ही में, और आपने अभी जो है रुड़की में एक प्रोग्राम कराया था जो कि पीएम मोदी ने हमारी जो है अभी चलाया है, रस्साकसी का प्रोग्राम, तो उसका आपने कराया भी है। पर मैं पहला ऐसा जो है महिला सेक्रेटरी को देख रहा हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया। मैं बहुत खुश उस प्रोग्राम से। तो आप उस प्रोग्राम को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर लगन होनी चाहिए, और इस कार्यक्रम को कराने के लिए मेरे जो सबसे प्रेरणा मुझे जिन्होंने दी है वो मदन मोहन जी हैं। वो एक तरीके से जो रस्साकसी की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें कई वर्ष हो चुके हैं रस्साकसी चलाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर, और उन्हीं से प्रेरित होकर मुझे एनर्जी मिलती है
और मैं जो है रस्साकसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं इस गेम की खिलाड़ी रही हूँ। तो जब R.K. शर्मा जी इस गेम के स्टेट सेक्रेटरी थे, उनके देहांत होने के बाद जो है ये गेम ठप हो चुका था, तब मदन मोहन जी ने मुझे फेसबुक के माध्यम से ढूंढा और उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि आप इस गेम की खिलाड़ी रही हो और 3 सालों से जो है कि उत्तराखंड जो है रस्साकसी में प्रतिभाग नहीं कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की टीम पुनः रस्साकसी के राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करे। तो मैंने सर से बोला कि सर मुझे इतना अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं तो एक खिलाड़ी रही हूं। तो सर ने जो मुझे एनर्जी दी, मुझे पल पल पे सपोर्ट किया। आज वो टाइम है कि 3 साल हो चुके हैं, ऐसा कोई भी नेशनल नहीं है जिसमें उत्तराखंड ने प्रतिभाग ना किया हो और मेडल ना प्राप्त किया हो। तो अभी यही 2020 में 11 और 12 फरवरी को मोदी जी के आशीर्वाद द्वारा हमें एक कार्यक्रम मिला, एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय रस्साकसी प्रतियोगिता, जो कि 4 जोनों में होनी थी, जिसमें तीसरा जोन रुड़की हरिद्वार में होना था। तो मदन मोहन जी द्वारा ये कार्यक्रम मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रही और उत्तराखंड की पावन भूमि रुड़की शहर में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों से आई हुई टीमों ने प्रतिभाग किया व मेडल भी प्राप्त किया, जिसमें कि विशेष जो हमारा सहयोग रहा हो हमारे रुड़की के माननीय श्री मेयर गौरव गोयल जी, जिन्होंने उद्घाटन और समापन दोनों दिन अपनी उपस्थिति देकर खिलाड़ियों को उत्साह जो है उनका बढ़ाया। तो आज हमारे सामने जो है मैंने आपसे जो है मुलाकात कराई दी थी आज पल्लवी कपूर जी। तो मैडम आप हमारे चैनल से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों के लिए इतनी चीज़ें, अपना कीमती समय दिया बच्चों को और उनके माता पिताओं को और अपने बारे में बताया, उसके लिए मैं आपका जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद।